नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 68th बीपीएससी मेंस का GS2 का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह का सवाल पूछा गया है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो 69th बीपीएससी है उसके आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर सवाल का क्या नेचर रहने वाला है, किस तरह के सवाल आज पूछे गए हैं जो पिछले एग्ज़ाम यानी 67th और पीछे के एग्ज़ाम से किस तरह से भिन्न है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जीएस पेपर 2 को 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में पॉलिटी, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक है। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बार तीनों ही सेक्शन में एक एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 यानी पॉलिटी का, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन है एनालाइज क्रिटिकली डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया, यानी भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें यह पूछा गया है कि डायनेमिक सेकुलरिज्म यानी सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो कोई स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, समय के साथ उसमें चेंजेज आ रहे हैं। और आप जानते हैं सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके पूरे पक्ष विपक्ष सारे तर्क बताने हैं। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया, जो क्षेत्रीय राजनीति होता है वो भारत में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको एक्सप्लेन करना है आपको, रीजनल पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आखिर रीजनल पॉलिटिक्स जो है कैसे देश में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कुछ सकारात्मक डायरेक्शन है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं जो हैं चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, ये बात कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में बताया है, उसी का ये चर्चा कर रहा है, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। जुडिशियल रिव्यू से पूछा गया है ये सवाल फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि अगर कोई किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करने को सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उसने पिछले जजमेंट में जो कुछ भी किया था उस अपने जजमेंट को फिर से रिव्यू कर सकता है और पिछले जजमेंट को चेंज कर सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। आपको इस पे एक्सप्लेन करना है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे आया है भारत में और इसका क्या प्रोस एंड कॉन्स है। बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड। इसके एग्जाम्पल देना। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि बिहार के पॉलिटिकल कल्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कई सुधार हुए हैं पिछले कुछ दशकों में। तो इसको उदाहरण के साथ बताना है कि क्या क्या सुधार हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है, किन्हीं एक का आंसर करना है आपको, 38 मार्क्स के। तो क्वेश्चन ए है पैरामाउंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंश्राइंड इन जोनल काउंसिल इन कंट्री। नेशनल इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है, यानी राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोपरि है। ये इंश्राइंड है, ये किसके अंतर्गत है, तो जोनल काउंसिल में ही ये बात छुपा हुआ है। जो भारत में जोनल काउंसिल बना हुआ है उसमें ही ये छुपा हुआ है कि भारत का जो इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित जो है वो सर्वोपरि है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई नहीं। आप जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट इज द ओनली स्टैटिक थिंग। तो इस नेचर को पूरी तरह से एग्जामिन करना है, इसको बताना है कि इसका वर्किंग कैसे होता है जोनल काउंसिल का। कहला है एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जोनल काउंसिल। तो आपको बताना है जोनल काउंसिल कब बनाया गया था, कितने जोनल काउंसिल हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए सेपरेट जोनल काउंसिल है, इन सब का एक्सप्लेनेशन करना है, किस तरह से ये वर्क करता है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं। बी क्वेश्चन है कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। जाति भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देयर इज ए चेंज इन इट्स फंक्शनिंग ओवर द डिकेड। लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ डिकेड में यानी कुछ दशकों में जाति का जो ये भूमिका है राजनीति में, इसमें कुछ चेंज आ रहा है। टोटली लॉजिकल क्वेश्चन है। हाउ डू यू लुक एट इट्स चेंजिंग रोल ओवर द लास्ट मेनी डिकेड। आप इस रोल को कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि चेंज हो रहा है या नहीं। कह रहा है डज द लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट सबसाइड। क्या डेवलपमेंट का लॉजिक यानी कि विकास का तर्क कैरेक्टर ऑफ कास्ट के तर्क के ऊपर हावी है, यानी क्या लोग विकास के तर्क को सर्वोपरि मान रहे हैं कास्ट की तुलना में।
यहाँ आपको अपने रीजन बताने हैं, इन रीजन से हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है या नहीं। क्वेश्चन 3 की बात की जाए, यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आइदर ए और बी। ए की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। जानते हैं भारत में कई इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, सेंटर में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल इन मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर ओवर द डिकेड। आपको बताने कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतने दशकों में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं, स्वतंत्र इलेक्शन करवाए हैं, निष्पक्ष करवाए हैं। कॉम्प्लीमेंट योर आंसर, आपको इसका आंसर जो है वो बताना है किसके परिप्रेक्ष्य में, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन। आप जानते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे सेशन, उनके पहले और उनके बाद जो बिहार में इलेक्शन हुए उसमें किस तरह से बदलाव देखने को मिला, क्या क्या चेंजेस था, कैसे वो फ्री इलेक्शन करवा पाते थे, इस पे आपको बताना है। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी फ्री और फेयर इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है, कैसे मजबूत बनाता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का क्या कंपोजिशन है, संरचना क्या है, यानी कितने लोग होते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यसभा का क्या पावर है, इसके विषय में आपको बताना है। एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। जैसा कि जानते हैं पार्लियामेंट में 2 चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा का सेकंड चैम्बर के रूप में क्या रोल है, क्या भूमिका है, इस पर आपको बताना है। नाउ फ्रेंड्स सेक्शन 2 की ओर चलते हैं, जिसमें पहला सवाल है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 एलॉन्ग विथ पीएम गति शक्ति प्लान वुड रिवोल्यूशनाइज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन इंडिया इलूसिडेट, यानी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च किया गया था। कह रहे इन दोनों से कैसे भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव होगा। अभी हम जानते हैं कि भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो काफ़ी पुअर परफॉर्म कर रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना या यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर की जाए। तो पीएम गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किस तरह से इसको टैकल करेगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अटल इनोवेशन मिशन इज प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस कंट्री। अटल इनोवेशन मिशन किस तरह से भारत में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन यानी नवाचार और उद्यमशीलता को कैसे बढ़ावा दे रहा है, इस पे चर्चा करना है। और आपको बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जो कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे अटल मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इन सब के विषय में आपको बताना है, इन पे ब्रीफली चर्चा करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। बिहार में शहरीकरण का क्या लेवल है, क्या स्तर है, कितना शहरीकरण है, आप जानते हैं। कम से कम 2 कारण आपको बताने हैं कि लो लेवल क्यों है अर्बनाइजेशन का बिहार में। व्हाट आर रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट टू पुश अर्बनाइजेशन इन स्टेट। हाल ही में बिहार सरकार ने वो कौन से कदम लिए हैं जिससे अर्बनाइजेशन का स्तर जो भारत में है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल मोमेंट। इंडियन ओशियन डाइपोल मोमेंट क्या है, एक्सप्लेन हाउ इट वाज रिलेटेड टू इरेटिसिटी ऑफ मानसून ड्यूरिंग द ईयर 2022। इंडियन ओशियन डाइपोल यानी आईओडी ने किस तरह से इंडिया में जो मानसून है इसको इफेक्ट किया था 2022 में, इस पे एक्सप्लेनेशन देना है। कह रहा है व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ दिस इरेटिसिटी ऑन फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी इन इंडिया। आप जानते हैं कि इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है यानी जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है, तो मानसून के हिसाब से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसका इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इसको बताने किस तरह से इफेक्ट पड़ा था 2022 के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंसिडेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। आप जानते हैं डिजिटल इंडिया, लगातार इसकी बात होती है, तो जो डिजिटल इंडिया है इसमें रूरल और अर्बन डिजिटल में गैप है, इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप उठाए हैं ये बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन है जिसमें किसी एक आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन 2022। 2022 में भारत का जो ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट है कैसा रहा है, किन देशों के साथ किस तरह से व्यापारिक संबंध रहे हैं। व्हाट आर वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनहांस ट्रेड। व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी ट्रेड इन्हांस करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम लिए हैं। सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन फ्यूचर।
इसके अलावा आपको ये बताने हैं कि आप कुछ वे फॉरवर्ड बताइए, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स बताइए जिससे हम अपने ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं। इसी का आइदर और वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार सर्विस एरिया हैज टेली डेंसिटी ऑफ 53.71। बिहार का टेली डेंसिटी 53.71 जबकि ऑल इंडिया की बात की जाए तो 85.91 है, यानी ऑल इंडिया एवरेज से बिहार का टेली डेंसिटी कम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिकेट द रीजन, इसका क्या कारण है, आखिर क्यों टेली डेंसिटी बिहार जोन का कम है इंडियन एवरेज से। व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जामिन द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कुछ स्टेप्स आपको सुझाव देने हैं कि इन स्टेप्स से टेली डेंसिटी बढ़ाया जा सकता है, इन सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशन ऑफ फॉर नेशनल ग्रोथ। जैसा कि आप जानते हैं इस समय ब्लू इकोनॉमी की काफ़ी बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लगातार अलग अलग देशों से समझौते किए जा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी के। तो कह रहा है कि नेशनल ग्रोथ के लिए जो 10 डायमेंशन हैं, जो 10 कोर डायमेंशन है, उनमें एक है ब्लू इकोनॉमी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इकोनॉमी एंड लिस्ट द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यानी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं ये आपको बताना है। आर दे सफिशिएंट, क्या वो पर्याप्त कदम है, अगर हैं या नहीं तो इसके पक्ष में आपको कुछ देने हैं, कुछ वे फॉरवर्ड बताने कि हाँ इस तरह के और कदम लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के आधार पे डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी वन आधारित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कृषि यानी खेती आधारित उद्योग, और मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग में बांटना है। तो 3 ही रीजन हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, यानी कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज आधारित। इसको स्केच के साथ यानी कि आपको मैप में दिखाना है अच्छे तरीके से, और इसके लोकेशन को भी दिखाना है, क्या इंडस्ट्री है, कैसे है। सेक्शन 3 की अगर बात करें फ्रेंड तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। आप लगातार सुनते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का एक मोटो ये भी है, यानी उसका एक एम है कि इंडिजिनेशन करना है अपने टेक्नोलॉजी का। जो भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है उसको हम स्वदेशीकरण करें, यानी अपने देश में बनाएं। तो इसका पूरा डिटेल्स आपको बताना है। इसमें आप डिफेंस एंगल को भी अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। ये बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है कि भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपैंड करे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में एनर्जी नीड्स बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, और हम जानते हैं इस समय सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो थर्मल बेस्ड एनर्जी है, मेनली कोल बेस्ड एनर्जी। तो 2070 का टारगेट है भारत का नेट जीरो का। तो ऐसे में भारत को दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे ध्यान देना होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड, और इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन, क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है। इंटरनेट और इंटरनेट ने हमारे जीवन को कैसे चेंज किया, ह्यूमन लाइफ को किस तरह से चेंज किया, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। बिहार के मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हुआ है, किस तरह से इसका प्रभाव है, इस पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो प्रौद्योगिकी की स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका रही है, ये बताना है। मेंशन विथ एग्जांपल हाउ इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। अलग अलग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। नैनो टेक्नोलॉजी से सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2 है जिनमें कि नहीं एक आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है। इसी के साथ इंडिया हैज़ फेस सीवियर डेटा थ्रेट बोथ इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट डोमेन। लगातार डेटा थ्रेट की बात आप सुनते हैं, इसके लिए पर्सनल डेटा बिल की बात हो रही है। तो इससे बताना है कि वेरियस एरियाज ऑफ साइबर थ्रेट के जो वेरियस एरियाज हैं
ये क्या क्या है इसका चर्चा करना है। एंड मेजर्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके कैसे हम साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। साइबर क्राइम का लगातार आप नाम सुनते रहते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑन वन हैंड। यानी एक तरफ भारत सरकार बात करती है कि हर लोगों को पोर्टेबल वाटर देंगे, जितने भी लोग हैं हमारे सबको पोर्टेबल वाटर देना है। एंड वाटर स्कार्सिटी ऑन द फेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड। जबकि दूसरी तरफ ये समस्या है कि वाटर की स्कार्सिटी है, पानी की कमी हो रही है लगातार। तो कह रहा है थ्रो लाइट ऑन रोल बीइंग प्लेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वाटर तो हमको सबको देना है, कंजम्पशन ज़्यादा है, बट वाटर की स्कार्सिटी है। तो भारत सरकार वाटर को कंजर्व करने के लिए यानी जल संरक्षण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ली है, क्या रोल प्ले कर रही है, ये बताना है। नेक्स्ट है कि ऑल्सो डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच हैव बीन यूज्ड बाय स्टेट ऑफ बिहार इन द फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार सरकार का क्या भूमिका रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कैसे बिहार सरकार साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके ये काम कर रही है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन एनालिटिकल नेचर के हैं। आप स्टैटिक नॉलेज को सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डायनेमिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप लगातार न्यूज़ में थोरोली फॉलो करते रहें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।